जो नॉन स्मोकर्स है वो अनजाने में ही इस पैसिव स्मोकिंग की वजह से अपने अंदर कई बीमारियों और कई खतरे को बिन बुलाए दावत देते हैं। पैसिव स्मोकिंग को एक तरह से सेकंड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं और सेहत के लिए उतनी ही नुकसानदेह, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये फर्स्ट हैंड जितनी ही नुकसानदेह है। और कई बार जो लोग, खासतौर पे जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं, उनके लिए बड़ा खतरा ये साबित होता है, जबकि वो किसी तरह से तंबाकू का सीधा उपयोग नहीं कर रही हैं, लेकिन कोई दूसरा इसका उपयोग कर रहा है और उसकी मौजूदगी या फिर उसके संपर्क में आना, दोनों ही स्थितियां फेफड़ों और सांसों से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसको बहुत बड़ा न्योता देते हैं। चलिए अब जरा हम देवेंद्र जी के पास रुख करेंगे। देवेंद्र, किस तरह की समस्याएं आप लोग के पास आ रही हैं, या आप किस तरह से मौजूदा वक्त में किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और इन चैलेंजेस को कितने बड़े रूप में देखना होगा? देखिए, हम वुमेन हेल्थ पे बहुत ज्यादा डीपली काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं और हमने कुछ रिसर्च ऐसी आइडेंटिफाई करी जिन पर हम लोगों ने काम किया, जिसमें एके हॉक्शॉ की एक रिसर्च बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है कि वो वुमेन जिन्होंने कभी डायरेक्टली स्मोकिंग नहीं किया, उनके अंदर भी 40% चांसेस लंग कैंसर के पाए गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पैसिव स्मोकिंग। जब आप हिंदुस्तान का डेटा उठा करके देखते हैं तो हम लोग सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान में औसतन वुमेन कम स्मोकिंग करती हैं, बट उसके बावजूद जो लंग कैंसर का जो डेटा है दैट इज हायर देन मेन अमंग द वुमेन। और जब हम पिछले लास्ट 2 सालों का डेटा उठा करके देखें तो 2020 में 98,278 लोगों को लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जो कि पिछले 2 सालों में 5% बढ़ा है, जो कि 1,03,371 हुआ। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है और इसके और बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। आज आप देखिए, हम लोगों ने भले ही सिगरेट के डब्बों पर 70% जो है कैंसर की चेतावनी लिखी है, लेकिन आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, आज ओपन में हुक्का बार चल रहे हैं और कोई गाइडलाइन नहीं है उनको लेकर के। ना पुलिस के पास उनकी कोई गाइडलाइन है, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कोई गाइडलाइन है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कोर्ट कर चुका है कि आप इनको लाइसेंस दीजिए या इसका एक गाइडलाइन तैयार कीजिए कि ये ओपन में जो स्मोकिंग हो रहा है, किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाइए, वहां बच्चे भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं और लोग वहां पर हुक्का पी रहे हैं। कहने को ये बड़ा फ्लेवर्ड हुक्का होता है, कहने को होता है कि नहीं इन चीजों से कोई हार्म नहीं होगा, बट डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर साहब टेक्निकली भी बता सकते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि ओपन में लोगों को बीमार किया जा रहा है। सो दिस इज नॉट द सिचुएशन कि ये कोई एक टेक्निकल चीज है जिसको हमें टेक्निकली हैंडल करना है, इसे हमें सोशली भी हैंडल करना होगा। सरकारों को भी इसमें ध्यान देना होगा, प्रशासन को भी ध्यान देना होगा और हमें भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हेल्थ सभी की खराब हो रही है। और आपने जो ये मुद्दा चुना है ये वाकई में हर एक व्यक्ति से रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबसे रिलेटेड है। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग सोशल इशू जिसके लिए हम सभी लोगों को सोचना होगा और टेक्निकली माइंड से भी सोचना होगा, सोशल माइंड से भी। देवेंद्र, किस तरह की प्रैक्टिसेस लानी होंगी, क्या क्या चीजें जो हैं वो प्रतिबंधित करनी होगी? अवेयरनेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस पैसिव स्मोकिंग को लेकर हमें लगता है कि अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं आप एक पान की दुकान हो, कहीं आप देखते हैं कहीं फंक्शन हो, कोई ऐसी जगह भी हो जहां 4 लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें से कोई एक सदस्य है जो स्मोकिंग कर रहा है लेकिन बाकी लोग वहां मौजूद होते हैं। तो इस लिहाज से किस तरह की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना होगा और इस बारे में अवेयरनेस फैलाई कैसे जाए? देखिए, अवेयरनेस तो सरकार भी बहुत फैला रही है और सभी माध्यमों से फैला रही है और बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए पे खर्च भी हो रहा है। खासकर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको इस बात पे सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि आपको तो आदत है, ये आदतन एक कुछ लोग शौक के लिए स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है एंड नंबर ऑफ टाइम के बाद भी उनका कहना सिर्फ यही होता है कि हम इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं या हम इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें निकोटीन की लत लग गई। उनको ये समझाना पड़ेगा कि आप अपने साथ साथ अपने बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल सकते।
आप जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप अपने आप से तो प्यार करते ही हैं, लेकिन आपका जो आने वाला फ्यूचर है, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये डेटा दिखाने की जरूरत है कि पिछले कुछ सालों में बच्चों के अंदर फेफड़ों की बीमारियां कितनी इंक्रीज हुई हैं, ब्रोंकिटाइटिस की, निमोनिया की, ये सब चीजें बच्चों में कितनी ज्यादा बढ़ी हैं। एक तरफ तो दिल्ली जैसे शहर में हम पॉल्यूशन की मार तो झेल ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पैसिव स्मोकिंग, जहां एक बंद कमरे में, एक कार में आप वहीं स्मोकिंग कर रहे होते हैं, वहीं आस पास में आपके बच्चा पास होता है, उसका भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो लोगों को संवेदनशील बनाना पड़ेगा, और लोगों को संवेदनशील बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उनको उनके परिवार में जो इफेक्ट आने वाला है, खासकर उनके बच्चों पे जो इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों से प्यार करता है, तो जब ये दिखाएंगे कि हम लोग की उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो शायद से लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और पिछली कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हुई हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों ने बहुत जगह जा जाकर बहुत सारे कैंपेन्स भी हमने चलाने की कोशिश की है, जहां पर लोगों ने स्मोकिंग को क्विट किया है। और अब आप देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप जब कभी भी टर्मिनल 3 पे जाइएगा, टर्मिनल 3 पर जब आप जो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जो एरो ब्रिज का एरिया है, आप जैसे ही वहां पर एंटर करते हैं तो एक स्मोकिंग रूम बना हुआ है, और उस स्मोकिंग रूम में भीड़ लगी होती है। लेकिन हालात ये हैं कि एक नॉन स्मोकर जब उस वहां से गुजरता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पब्लिक प्लेसेस में भी अगर हम स्मोकिंग को अलाउ कर रहे हैं, या स्मोकिंग रूम बना रहे हैं, या हुक्कास अलाउ कर रहे हैं ओपन रेस्टोरेंट में, तो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, और उन गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोसाइटी जो अपनी तरफ से जितना कर सकती है उतना कर रही है। अगर मेरे जैसा एक व्यक्ति अगर स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहता है, तो शायद आज की डेट में वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को रोकने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, उसे मना करने का कोई तरीका नहीं है, और सरकार का भी इस तरीके के कोई मापदंड नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को रोका जा सके। कैसे करें। देवेंद्र जी, इसके पहले की चर्चा में आप स्मोकिंग छोड़ने और इसके तरीकों के बारे में बात कर रहे थे, और इसमें साफ तौर पे कह रहे थे आप कि बहुत सारे बातें होती हैं इसे छोड़ने की, लेकिन इसे छुड़वाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, ये कितने कारगर हैं और इसको लेके मिथ्स क्या है? देखिए, आपने जो पॉइंट रेज किया मैं उस पर भी आता हूँ, और लेकिन उससे पहले एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक सामाजिक संस्था से बिलोंग करता हूँ, एक सिविल सोसाइटी ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो मुद्दा आपने उठाया ना, ये एक सोशल जस्टिस का मुद्दा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा है। जितना अधिकार, जितनी लिबर्टी सरकार अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मिल रही है कानूनन कि वो ओपन में या कहीं भी घर पे वो स्मोक कर पा रहा है, उतना अधिकार मुझे भी जीने का है। और जब आप सेंटर्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर नशा मुक्त भारत अभियान आता है, और उसमें बहुत सारे सेंटर्स डेवलप भी किए गए हैं। अभी कल ही की बात है, कल ही 25 सेंटर्स का उद्घाटन जो है माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ है, जहां पर लोगों को नशा छुड़ाया जाता है, स्मोकिंग छुड़ाई जाती है। लेकिन बात यह है कि सेंटर्स कितने हैं और पॉपुलेशन कितनी है। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे देश में 300-400 से ज्यादा सेंटर्स होंगे, और स्मोकिंग करने वालों की पॉपुलेशन कितनी है। तो अभी हम जब इस बात पर आए हैं कि IRCTC केंद्र जो हैं, जहां पर जो कि मिनिस्ट्री के अंदर चलते हैं, उनकी संख्या क्या है, तो हम अगर परसेंटेज में लाएंगे तो 0.000 में कहीं जाकर के हमारा नंबर आएगा। तो वहां हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, जहां पर इस तरीके की सुविधाएं समाज में मौजूद सरकार की तरफ से हो, जहां पर कि लोगों को स्मोकिंग छुड़ाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट या दिए जाते हो, या फिर जो टेक्निकल चीजें हैं उनका सहारा लिया जाता हो। वापिस से यही बात कि इसका निदान सामाजिक रूप से ही किया जा सकता है। लोगों को साथ आना पड़ेगा, लेकिन लोगों को साथ आने के लिए सरकार का सहयोग, सरकार की गाइडलाइन, इस तरीके के कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जहां पर हर व्यक्ति इस बात को कह पाए कि मेरे को भी जीने का अधिकार है, और मैं भी अपनी बात को रखना चाहता हूं, और अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं आपकी शिकायत कर सकता हूं। लेकिन इस तरीके की कोई प्रावधान नहीं है।
बिल्कुल, बहुत बहुत दुरुस्त बात आपने कही कि ये दरअसल मुद्दा जो है वो सोशल जस्टिस का है और वाकई जिनका कोई दोष नहीं वो इसकी जद में आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी हर किसी की है, संस्थाओं की भी है, सिस्टम की भी है और व्यक्तिगत तौर पे समाज के तौर पर हमारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवेंद्र जी। इसके साथ ही डॉक्टर दत्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरात्रि का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास विश्लेषण के लिए और अहम सलाह के लिए। और चलिए